क्या आपने कभी किसी ऐसे राजनेता के बारे में सुना है जिसे उसकी अपनी पार्टी के लोग बोझ समझने लगे? कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, नहीं बाहर जाते मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी के पास, ट्रम्प जी के पास जाते हैं। एक ऐसा नेता जिसका नाम सोशल मीडिया पर मजाक का दूसरा नाम बन गया था, जिसे पप्पू कहकर सालों तक ट्रोल किया गया। एक ऐसा नेता जो 10 सालों में लगभग हर बड़ा चुनाव हारा हो। राजनीति में कहा जाता है कि जनता की याददाश्त बहुत छोटी होती है, लेकिन एक नेता की छवि पर लगा दाग कभी नहीं मिटता। सबको लगा कि इस नेता का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो चुका है, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही नेता आज भारतीय संसद में विपक्ष का सबसे बड़ा और शक्तिशाली चेहरा है। ये कहानी है भारतीय राजनीति के सबसे बड़े कमबैक की। ये कहानी है राहुल गांधी की। साल 2004, एक 34 साल का युवा जिसके परिवार के 3 लोग देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे, राजनीति में कदम रखता है और नाम था राहुल गांधी। अमेठी से आसानी से चुनाव जीतकर वो सांसद पहुंचे। 2004 से 2014 तक 10 साल देश में कांग्रेस की यूपीए सरकार थी। उसकी मां सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई बार राहुल गांधी को अपने कैबिनेट में मंत्री बनाने का ऑफर दिया ताकि वो सरकार चलाने का अनुभव हासिल कर सकें, लेकिन राहुल गांधी ने हर बार मना कर दिया। वो सत्ता की ताकत से दूर एक आम सांसद बने रहना चाहते थे। शायद वो राजनीति के दांव पेच सीखने से पहले जमीन को समझना चाहते थे, लेकिन उनकी यही हिचकिचाहट उनके खिलाफ जाने वाली थी। 2009 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 206 सीटें मिली और उनका श्रेय राहुल गांधी के प्रचार को भी दिया गया। विपक्ष को भी ये एहसास हो गया था कि ये युवराज कल का प्रधानमंत्री बन सकता है और यहीं से शुरू हुई उनकी छवि को तोड़ने की रणनीति। 2010 के बाद यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगने लगे। देश में आंदोलन होने लगे और जनता जवाब मांग रही थी, लेकिन राहुल गांधी इन मुद्दों पर चुप रहे। वो ना सरकार का खुलकर बचाव कर पाए और ना ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई स्टैंड ले पाए। उनकी चुप्पी ने लोगों के मन में ये सवाल पैदा कर दिया, क्या वो सच में एक लीडर है? और 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया। पार्टी को उम्मीद थी कि अब वो जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक करिश्माई नेता के रूप में उभर रहे थे। मोदी के भाषण देने का अंदाज, जनता से जुड़ने का तरीका और एक मजबूत लीडर की छवि राहुल गांधी पर भारी पड़ रही थी। और फिर आया 2014 का लोकसभा चुनाव। मोदी लहर में कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। ये आज़ादी के बाद से कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन था। हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने पद छोड़ने की पेशकश की, लेकिन पार्टी के अंदर ही उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। इसी दौरान सोशल मीडिया पर उनके भाषणों की छोटी छोटी क्लिप काट करके वायरल की जाने लगी, जैसे आलू से सोना वाली मशीन की बात। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। सुनने में ये सब बात इतनी अजीब लगती हैं, तो फिर सच क्या था? राहुल गांधी असल में प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कस रहे थे, लेकिन विपक्ष के आईटी सेल ने आधी अधूरी क्लिप फैला दी और उन्हें एक ऐसा नेता के रूप में पेश किया जिसे कुछ नहीं पता। एक पढ़ा लिखा इंसान जो शायद एक अच्छा राजनेता नहीं था, उसे जानबूझकर पप्पू घोषित कर दिया गया। और 2019 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी। पार्टी को सिर्फ 52 सीटें मिली। सबसे बड़ा झटका तो ये था कि राहुल गांधी अपनी पारिवारिक सीट अमेठी से भी हार गए। अब लगने लगा था कि कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों का अंत निश्चित है। लेकिन जब सब कुछ खत्म लग रहा था, तब राहुल गांधी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 7 सितंबर 2022 राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। और
कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा चालू कर दी, जो 136 दिन और 12 राज्य से होकर गुजरी। ये यात्रा सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश को नफरत के खिलाफ जोड़ने के लिए थी। उसका नारा था, राहुल गांधी का नारा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। शुरू से मीडिया और विपक्ष ने इस यात्रा को एक और पॉलिटिकल स्टंट कहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए माहौल बदलने लगा। जिस सोशल मीडिया पर उनका मजाक बनता था, वहीं पर उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगी। उनकी बड़ी हुई दाढ़ी, एक सफ़ेद टी शर्ट में मीलों चलना, लोगों को गले मिलना, ये एक बदले हुए और गंभीर दृढ़ संकल्प वाले राहुल गांधी की छवि थी। इस यात्रा ने राहुल गांधी को वो चीज़ दी जो उन्हें सालों से चाहिए थी, जनता से सीधा कनेक्शन। उन्होंने किसानों, छात्रों और मजदूरों की समस्याएं सुनी। ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी के राजनीतिक पुनर्जन्म का ग्राउंड वर्क तैयार कर रही थी। भारत जोड़ो यात्रा का असर तुरंत दिखा। 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिली। इस जीत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंक दी। इसके बाद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी की थी। और फिर आया 2024 का महासंग्राम। एक तरफ बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, सारे एग्जिट पोल, मीडिया चैनल एनडीए को एक तरफा जीत दिखा रहे थे। लग रहा था कि विपक्ष का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई और कांग्रेस, जिसे 50 सीटें लाना भी मुश्किल लग रहा था, उसने 99 सीटें जीती। एनडीए गठबंधन ने 234 सीटें जीतकर देश को 10 साल बाद एक मजबूत विपक्ष दिया। राहुल गांधी ने खुद रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से बड़ी जीत दर्ज की थी। जिस नेता को राजनीति की समझ नहीं होने का ताना दिया जाता था, आज उसी ने रणनीति के सत्ताधारियों की पार्टी को चुनौती दे दी। और चुनाव के बाद राहुल गांधी ने पहली बार कोई संवैधानिक पद स्वीकार किया और वो बने नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ द अपोजिशन। संसद में जो राहुल गांधी पहले कम बोलते थे या अपने बयानों से ट्रोल हो जाते थे, आज वही राहुल अपने आक्रामक सवालों से सरकार को घेरते हैं। जिस व्यक्ति का कैरियर 2019 में खत्म माना जा रहा था, वो आज विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है। और ये कहानी हमें सिखाती है कि राजनीति में कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। लगातार हार, आलोचना और मजाक के बावजूद अगर आप मैदान में टिके रहती हैं तो एक दिन पासा पलट सकता है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपनी कहानी खुद दोबारा लिखी है। पप्पू की छवि को तोड़कर वो एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जिसे अब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और अब वर्ष 2025 में राहुल गांधी ने जब इलेक्शन कमीशन के ऊपर धावा बोला है और वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, तो ऐसे में बीजेपी बहुत विचलित हो रही है और बीजेपी वालों को लगता है कि अब हमारा अंत आ चुका है।